Today we are going to talk about aptitude. We have already seen that what is attitude. Fine. एटीट्यूड क्या होता है कि जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं बेस्ड ऑन आर लॉन्ग एंड्यूरिंग प्री डिस्पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू एनी सोशल ऑब्जेक्ट, द वे वी थिंक, द वे वी फील एंड द वे वी एक्ट, तो दैट इज़ एटीट्यूड. बट व्हाट इज़ एप्टीट्यूड? जो हमारा सी सेट में जो पेपर होता है उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. एप्टीट्यूड क्या होता है? लेटेंट पोटेंशियल, जो आपके अंदर का पोटेंशियल होता है, दैट इज़ योर एप्टीट्यूड. इट्स नॉट प्रूवन एबिलिटी, मतलब अभी आपने इस एबिलिटी को प्रूव नहीं किया है, इट्स स्टिल इन देयर. फाइन, इसको बाहर निकालना है. सो लाइक अगर किसी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज़ दैट एप्टीट्यूड टू बी एन IAS ऑफिसर, देन आफ्टर ट्रेनिंग दे विल डेवलप द कैपेसिटी. Fine. And after experience they will have the skill. So skill is the highest stage of having aptitude. तो पहले हमारे पास में एप्टीट्यूड होता है, ठीक है. अगर किसी के पास में एप्टीट्यूड है, फिर उसको अगर आप प्रॉपर ट्रेन करते हो, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, एंड देन एक्सपीरियंस के थ्रू उसमें स्किल डेवलप होती है. एवरी पर्सन हैज़ एन एप्टीट्यूड, बट हर किसी में अलग अलग डिग्री में होता है, ठीक है. सो एप्टीट्यूड इज पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन विच कैन बी डेवलप्ड इनटू कैपेसिटी, जिसको हम कैपेसिटी में डेवलप कर सकते हैं टू डू सर्टेन थिंग्स बाय मेथड ऑफ ट्रेनिंग. तो कैपेसिटी में कैसे डेवलप कर सकते हैं? बाय ट्रेनिंग, और ये हर किसी में होता है इन वेरिंग डिग्री. तो दिस इज एप्टीट्यूड, ठीक है. एंड वी चेक एप्टीट्यूड while we attempt civil services exam. Fine. Now there are certain values, foundational values of civil services, ठीक है. So certain fundamental values which forms the intrinsic part of life of a civil servant, and these fundamental values helps in discharging public services effectively and efficiently, ठीक है. तो इन वैल्यूज़ की हेल्प से जो भी लाइक सिविल सर्विसेज के सिविल सर्वेंट का जो वर्क होता है, दे कैन परफॉर्म दैट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. क्यों इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है? सो दैट पावर का कोई मिसयूज़ ना हो. फाइन, नो मिसयूज़ ऑफ पावर, या हम कह सकते हैं जुडिशियस यूज़ हो पावर का. अगर किसी में फॉर एग्ज़ाम्पल हम IAS बनते हैं एंड वी नो व्हाट आर वैल्यूज़ आर, ठीक है. सो वी हैव दैट थिंग इन अ माइंड दैट वी डोंट हैव टू मिसयूज़ द पावर, या किस तरीके से हमें उनका पावर का जुडिशियस यूज़ करना है, ठीक है. अगर वैल्यूज़ नहीं होंगी तो दिस इशूज़ लाइक नेपोटिज्म, करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, ये सब शुरू हो जाएगा. दूसरी चीज़ क्या है? एक तो पावर का मिसयूज़ ना हो या जुडिशियस यूज़ हो पावर का. दूसरी चीज़ की टू अचीव द गोल्स ऑफ गुड गवर्नेंस. अगर हमें गुड गवर्नेंस रिलेटेड गोल्स चाहिए तो भी एप्टीट्यूड का होना बहुत ज़्यादा, दीज फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो होती हैं सिविल सर्विसेज का, उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेकेंड ARC जो थी उसके अकॉर्डिंगली ये 10 जो हैं वैल्यूज़ हैं जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए. नाउ ये जो 10 वैल्यूज़ हैं, इसका कोड विच आई हैव मेड इज़ हॉट कॉल, ठीक है. 6 वैल्यूज़ यहाँ पे कवर्ड हो जाती हैं. हॉट कॉल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बाकी की जो 4 बचती हैं अल्फ़ाबेटिकली, चलो CDE, ठीक है, एंड D अपने आप ऐड कर लीजिए. तो हॉट कॉल, H फॉर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है. दे आर नॉट इन द ऑर्डर, जस्ट टू मेक सम सॉर्ट ऑफ लाइक वर्ड to be able to recognize. This is hot call. तो H for honesty and integrity, O is for objectivity, T is for transparency, C is for courage, A is for accountability, L is for leadership, C is for compassion, D is for dedication, E is for empathy and T is for टॉलरेंस. सो ये ARC की 10 वैल्यूज़ हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं फॉर अ सिविल सर्वेंट. ओके, now let's look at these values one by one. So first of all we have this honesty and integrity. सी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी मतलब आप अपने काम के साथ ईमानदार हैं. ऑनेस्टी का मतलब क्या है? कि बीइंग ट्रूथफुल इन वंस एक्शंस, मतलब कोई लाई नहीं, कोई डिसेप्शन नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं. तो बीइंग ट्रूथफुल इन वंस एक्शंस. नाउ वी हैव इंटीग्रिटी, लाइक
विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट वर्ड. सी इंटीग्रिटी के लिए एक बात कही जाती है दैट इट्स नॉट बीइंग अनकरप्ट. इंटीग्रिटी ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अनकरप्ट हो. इसका मतलब है आप अनकरप्टेबल हो, आपको कोई करप्ट कर ही नहीं सकता है. तो इट्स नॉट बीइंग अनकरप्ट बट बीइंग अनकरप्टेबल. इंटीग्रिटी का मतलब है you are consistent with the moral principles irrespective of the circumstances, whatever be the circumstances are. If you say that you are a person who always speaks the truth, then whatever be the circumstances you'll always speak the truth. So you have to be consistent with the moral principles irrespective of the circumstances. Second thing, or the second condition which is to be fulfilled is consistency in speech, thought and action. Means whatever, if suppose you say something but you do something but you think something different altogether, so that is not integrity. Okay. So इसके लिए एक कोट यूज़ करी जाती है that walk the talk, right? The person who follow this principle, walk the talk, is a man of integrity. So integrity is consistency in what one think, what one speaks and what one do. In other words, आप कह सकते हो that there is coherence in one's thinking, speech and action. That is integrity. I'm telling you integrity in detail because it's really very important. Next, it's also about following the moral principles consistently in all circumstances. So integrity का मतलब क्या है? In short, integrity is what one do when nobody, it's not somebody, when nobody is not watching, somebody is not watching. This statement appropriately can be written as nobody is watching. So integrity क्या होता है? Integrity is what one do when no one is watching, जब कोई नहीं देख रहा होता है, and तब आप क्या करते हो? That decides your integrity, and for that you have to be consistent with in your thought, speech and action. Fine. Now integrity can be moral integrity, like you have to be consistent with the moral principles. Intellectual integrity, like be consistent to the cognitive stand whatever your intellect is saying. For example, there is a term called plagiarism, जिसमें किसी और का जो कंटेंट होता है कोई राइटर कॉपी कर लेता है एंड देन उसको पब्लिश कर देता है, तो दैट इज़ प्लेगियरिज्म विच इज़ अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी. फाइन. नेक्स्ट इसमें समवट ये पानी का असर है यहाँ पे. सो ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी भी होती है, लाइक वेयर यू हैव टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एज लॉन्ग एज यू आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. उसमें अगर कोई भी स्कैम आप करते हो तो ऑब्वियसली, या कोई स्कैम होता है इफ़ यू डोंट रेज योर वॉइस, सो दैट इज़ अगेंस्ट योर इंटीग्रिटी. ओके. Apart from that, in certain advertisements we can see that there is breach of integrity, because whatever they are advertising, it may not be the reality, right? So that's why it's a breach of integrity. Now अगर आप individually देखें तो you can say that I will stick to my compassionate nature and dedication to public service. ठीक है. And if you actually do so, then you are a man of integrity. सोशली सोसाइटी एंड कम्युनिटी, हमेशा सोसाइटी एंड कम्युनिटी को अपहेल्ड करनी चाहिए कौन सी? वैल्यू ऑफ कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग. ठीक है. एंड इफ एनी सोसाइटी, इफ इट सेज सो एंड डू सो, देन इट इज़ अ सोसाइटी ऑफ इंटीग्रिटी. Now the second value was impartiality, objectivity or non-partisanship. So it means like taking decisions on the objective manner without any biasedness. ठीक है. इसमें कोई subjective considerations नहीं होंगी. Like civil servants, they should take their decisions based on objective criteria, या on the merit of the case, on the facts that are present. He or she should not do so based on any personal or caste affiliation or any sort of religion affiliations or any sort of political ideologies. So one has to be impartial, and इसी वजह से, so that the civil servants they remain impartial, a rule of law उनको follow करना चाहिए without personal preferences.
एंड इसी में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी ऐड कर देते हैं कि सिविल सर्वेंट शुड रिमेन पॉलिटिकल न्यूट्रल and should not make decisions based on the recommendations or preferences to any political party or ideology. So this is impartiality, or one can say objectivity या non-partisanship. Fine. नेक्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का लिटरल मीनिंग होता है ओपननेस. फॉर एग्जांपल आरटीआई एक्ट आया था टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस. देन सिविल सर्वेंट शुड रिमेन ओपन और एक्ट इन एन open manner while taking decisions. मतलब their actions should be transparent enough, there should be no sort of opaqueness in the actions, and to this end civil servant should maintain the, इसके लिए in order to be transparent एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सिविल सर्वेंट शुड मेंटेन द रिकॉर्ड. ठीक है, इन द मैनर इन विच डिसीजन इज़ बीइंग अराइव्ड, कि आपने किन फैक्ट्स एंड किसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया है. एंड इफ़ ऑल दोज थिंग्स आर क्लियर देन देयर वुड बी नो issue of like there is no transparency, issue of corruption or issue of anything. So and because whenever time requires then he can put that information in the public domain as well. Fine. Next is अकाउंटेबिलिटी. लिटरल मीनिंग आप आंसरेबिलिटी भी कह सकते हो. ठीक है, जैसे कि अगर कोई हमसे कहता है या किसी क्वेश्चन में आता है दैट व्हाट आर द टूल्स ऑफ दिस अकाउंटेबिलिटी, तो टूल्स क्या हो सकते हैं अकाउंटेबिलिटी के, लाइक आरटीआई. Media is also a tool of accountability. That is a different thing, that media nowadays is not working for that. Then CVC, then Lokayukta, Lokpal and all these. So civil servant should remain answerable to the public for his act of omission or commission. Although civil servants are not accountable to anyone, but they should be answerable to the public at least, okay, for any sort of their act of omission and commission. Now see, there is a very minor difference between this accountability versus responsibility. Accountability term is mostly used for the public offices, and responsibility हम लोग like थोड़ा informal में use कर लेते हैं. For example, government is answerable to public, government has responsibility towards the public. ठीक है, सब इन सब को जब आप ऐड करते हो ना, या मैं ये कहूँ कि रिस्पॉन्सिबल होना, आंसरेबल होना, ठीक है, ये सब टूल्स होते हैं अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करने वाले. फाइन. सो नेक्स्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस दैट मीन्स कि प्राइवेट में होता क्या है, लाइक ड्राइवन बाय, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज़ ड्राइवन बाय प्रॉफिट. फाइन. एंड जो पब्लिक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है दे आर ड्राइवन बाय वेलफेयर एंड सर्विस ओरिएंटेशन. नॉट प्रॉफिट बट वेलफेयर एंड सर्विस ओरिएंटेशन. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिलेक्शंस होता है, जैसे वहाँ पे स्टार परफॉर्मेंस होते हैं, मेरिट बेसिस पे होता है. हाउ एवर दैट्स ऑल्सो ट्रू दैट देयर एग्जिस्ट नेपोटिज्म, करप्शन, ऑल दीज थिंग्स एज वेल. ठीक है. देन पब्लिक और गवर्नमेंट सर्विस में क्या होता है कि यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड होती है, डेडिकेशन और कमिटमेंट टू द सर्विस इज़ रिक्वायर्ड, पैशन इज़ रिक्वायर्ड. फाइन. सो अगर किसी चीज़ में, ये एक अलग से टर्म है क्विड प्रो को, इसका मतलब ये होता है कि लाइक टिट फॉर टैट वाला हिसाब होता है, रेसिप्रोसिटी आप कह सकते हो, जो कि क्रोनी कैपिटलिज्म में देखने को मिलता है, जिसमें कैपिटलिस्ट बिजनेस का पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में नेक्सस हो जाता है. दैट्स क्रोनी कैपिटलिज्म. ठीक है, एन एलिमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी एग्जिस्ट इन दैट. अब किसी का भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मनी, गिफ्ट, फाइन, एंड प्रमोशन, फेवर, ये सब हो सकता है. नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए. पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस बोला गया है ना, तो पब्लिक सर्विस एज अ वैल्यू कॉल्स फॉर सेटिंग असाइड आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट, ये जितने भी तरीके के ये जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, ठीक है, इनको एक तरफ रखेंगे, पर्सनल मोटिव को एक तरफ रखेंगे एंड वर्क करेंगे फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट सेल्फलेसली. मतलब जब पब्लिक सर्विस की बात आती है ना, तो ये सेल्फलेसली वाला हिसाब आ जाता है. डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस मीन्स दैट देयर इज़ इनर मोटिवेशन. पहली चीज़ तो होती है पब्लिक सर्विस. पब्लिक सर्विस में आपको सेल्फलेसली अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के काम करना है. जब डेडिकेशन की बात आ जाती है तो मतलब आपके अंदर इनर मोटिवेशन है और ड्राइव टू वर्क इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट.
ठीक है. सो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस मीन्स दैट यू हैव इनर मोटिवेशन टू वर्क टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, कीपिंग असाइड योर पर्सनल इंटरेस्ट सेल्फलेसली. फाइन. एक तो ये डेडिकेशन मतलब इनर मोटिवेशन से हमें याद रखना है. ठीक है. अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं. एम्पैथी की बात की गई थी, कंपैशन की बात की गई थी उसमें. ठीक है. जब हम CEDT लास्ट में जो था ना, E फॉर एम्पैथी एंड वी हैव कंपैशन ऑल्सो. बट बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड नो व्हाट इज़ अपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन. अपैथी क्या है? एटीट्यूड ऑफ बीइंग इनसेंसिटिव. व्हेन समवन इज इनसेंसिटिव और इनडिफरेंट टुवर्ड्स अदर्स कंडीशंस. ठीक है. जैसे कई बार टर्म यूज़ होता है, मैंने पहले बताया है, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, which is very much status quoist in approach and there is no sensitivity towards the concern of the people. ठीक है. सिंपैथी कब आता है? सिंपैथी इज़ लाइक जब आपके अंदर सेंसिटिविटी होती है दूसरों के लिए, यू फील पिटी फॉर समवन, सो दैट इज़ सेंसिटिविटी. फाइन. एम्पैथी मतलब क्या होता है कि when you try to put yourself in others shoes and feel their condition, that is empathy. फाइन. मतलब यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट और आगे चले जाते हैं सिंपैथी से. कंपैशन में क्या होता है कि इसमें एम्पैथी तो है ही, बट यू ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव देयर कंडीशन. सो एम्पैथी प्लस एक्शन इज ऑल्सो देयर इन कंपैशन. And what we are trying to do, we have to like bring these values in civil service, in public service as foundational values. ठीक है. So ये है एपेथी, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन. नेक्स्ट हमने करा था करेज. करेज को हम एक्चुअली फोर्टिट्यूड भी बोल सकते हैं. फाइन. सो courage is ability to do what you think of doing in a fearless manner. Courage is like if you want to do something, then you can do it fearlessly, fine, without feeling any sort of pressure. And it's important for civil servant because they have to work under so much pressure, be it political or anything else. So many a times they have to work, they have to face the mob as well. So the courage is very important. So like recently there was a case during this protest against the NRC, fine, in Aligarh. So how that IPS officer, I'm not recalling the name, he basically attended the crowd and made them understand the situation. So this all needs courage a lot, and we can quote this an example also. So to work and to follow the legal procedures by keeping political pressure at bay can be done only by courageous people. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर विसल ब्लोइंग वाला जो एक्ट होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत पड़ती है, या फॉर्टिट्यूड कहीं तो इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट वैल्यू इज़ टॉलरेंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स एन एटीट्यूड ऑफ फेयरनेस टुवर्ड्स वन हुज व्यू पॉइंट्स और ओपिनियन, रेस, रिलीजन, जेंडर एट्सेट्रा डिफरेंट. सपोज किसी का व्यू पॉइंट या ये सारी चीज़ें, रेस, रिलीजन, ये सब आपसे डिफरेंट हैं, बट देन you have an attitude of fairness, fine. So that is your tolerance, fine. So implicit in the tolerance is the acknowledgement and respect for diversity of life. Don't mind the writing. Main thing is that what is required, if suppose someone has or some society has certain sort of tolerance, देन उसके अंदर इनहेरेंटली क्या होगा कि दूसरे बिकॉज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी होगा कि हाँ डाइवर्सिटी है, इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया जाएगा और उस चीज़ को रिस्पेक्ट भी किया जाएगा. मतलब अगर कोई टॉलरेंट है तो वो ये भी कंसिडर करेगा कि हाँ भाई डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और हमें उसे रिस्पेक्ट भी देना है. तो ये चीज़ इनहेरेंट होता है टॉलरेंस के अंदर. ठीक है. सो दिस इज़ टॉलरेंस. इसमें ना हम कई बार ये यूज़ करते हैं टर्म दैट ये वोल्टेयर का स्टेटमेंट है. ठीक है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे दिया गया था. दैट सर आई मे नॉट अग्री विद वॉट यू से, fine, I may not agree with what you say, but I will defend till my last breath or till my death your right to say so.
कि ओके मैं एग्री, ये हो सकता है कि मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ आपका जो राइट है इस चीज़ को कहने का, उसको मैं डिफेंड करूँगा टिल माई डेथ. सो सर, आई मे नॉट अग्री विद वॉट यू से, बट आई विल डिफेंड टिल माई लास्ट ब्रेथ और टिल माई डेथ योर राइट टू से सो. तो किसने कहा था? वोल्टेयर ने कहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में. वी कैन राइट दिस इन एनी आंसर विद रिस्पेक्ट टू टॉलरेंस. टॉलरेंस में ही कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मोब लिंचिंग वगैरह होती है. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? इनटॉलरेंस. फाइन. इसमें एथिकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे अभी हम वैसे तो आगे देखेंगे, बट लिंचिंग में क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप दूसरे की इंडिविजुअल लिबर्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, तो इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस कलेक्टिव वैल्यू. ठीक है, एक किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी है और एक सेक्शन की कलेक्टिव वैल्यू है. ठीक है, ऐसे ही आप राइट टू लाइफ वर्स एंड राइट टू चॉइस को वायलेट करना. Any person not endorsing the values of that group will not have right to existence. ठीक है, mostly happening without verified facts. And और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने, दैट दिस लिंचिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, मॉरल पुलिसिंग. फाइन. जब मॉरल पुलिसिंग की जो वर्स्ट स्टेज होती है ना, तो वो अपना मैनिफेस्टेशन लिंचिंग की फॉर्म में दिखाती है. ठीक है, कई बार. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ एज वेल. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सेकेंड जो इशू है लिंचिंग में, लिंचिंग का है ये यहाँ पे, पब्लिक taking law and order in their hands and discriminate use of force to the extent of killing the person. तीसरी चीज़ ये शो करता है लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर टू द स्कोप, टू कि इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो गया कि ये सब होने लगा है. इथिकली स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा ना टॉलरेंस के लिए सोसाइटी में, इस वजह से. देन ऊपर से क्या है कि स्टेट इज़ अनेबल टू क्रिएट दिस टॉलरेंस काइंड ऑफ कंडीशंस इन द सोसाइटी. स्टेट डिटरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो ये स्टेट का फेलियर भी शो करता है. ठीक है, टेकिंग लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड्स अगेंस्ट वन पर्सन. ठीक है, क्या कितना किस हद तक इथिकली रॉन्ग है या नहीं है, इस चीज़ को भी जज किया जा सकता है. प्लस अपैथी एंड इंसेंसिटिविटी गवर्नमेंट के पार्ट पे भी है और उस वो जो ग्रुप ऑफ पीपल था या क्राउड था उसके पार्ट पे भी. फोर्थ पॉइंट इज़ अनएथिकल ऑन द पार्ट ऑफ ऑन लुकर्स बाय बाई स्टैंडर्ड्स. जो लोग खड़े होकर देख रहे थे, कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी आया था कि police was also acting just as onlooker and not performing their duty. So this is public apathy also, insensitivity also towards the lynching. ठीक है, तो ये कुछ issues हैं with respect to this lynching. Solutions क्या हो सकते हैं? वही है, state machinery को दो तरीके से यहाँ पे काम करना होगा हमको. एक तो डिटरेंस क्रिएट करना होगा, साथ ही साथ में मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करना. ठीक है, एंड दैट वन ऑफ द मॉरल वैल्यू इज़ टॉलरेंस. ठीक है, लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट डिटरेंस टू इंस्टिल फेयर एज वेल एज मॉरल वैल्यू इनकलकेशन. फाइन. इनकलकेटिंग वैल्यूज़ ऑफ टॉलरेंस. ठीक है, इसमें फैमिली, स्कूल और इन सब का रोल आ जाता है. वही सब चीज़ें जो डिटर्मिनेंट्स हैं इथिक्स की. मॉरल पॉलिसिंग, वही चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वन विजिलेंटे ग्रुप ट्राई टू इम्पोज, एक विजिलेंटे ग्रुप अपनी वैल्यूज़ को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है दूसरे ग्रुप पर या दूसरे इंडिविजुअल पे. तो मॉरल पुलिसिंग में क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे जा रही है, लैक ऑफ टॉलरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर विजिलेंटे ग्रुप ने अपने हाथ में ले लिया है, फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी, वही सारी चीज़ें. एग्जाम्पल जैसे वैलेंटाइंस डे पे हमें देखने को मिलता है. तो खाप पंचायत की तरफ से ऑनर किलिंग्स जो होती हैं अब तो काफ़ी कम हो गई हैं. फैमिलीज़ ने खुद ही शुरू कर दी हैं ऑनर किलिंग. लिंचिंग जब एक्सट्रीम फॉर्म, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द हाइएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल पुलिसिंग, एक्सट्रीम फॉर्म या वर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉरल पुलिसिंग इज़ लिंचिंग. ठीक है, सो ये एथिकल इश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व हैं. नेक्स्ट वैल्यू है लीडरशिप. ठीक है, लीडरशिप में भी वैल्यू, ये वैल्यू रिक्वायर्ड होती है विच इज़ अ फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज. मतलब विजन का डिफ्रेंशिएशन होता है. व्हाट मेक्स अ लीडर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इज़ द विजन दैट द लीडर हैज़. फाइन. ही और शी इज़ अ गुड कम्युनिकेटर ऑल्सो, बिकॉज उनको अच्छे से जो है ही और शी हैज़ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर सो दैट वो अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचा पाएँ.
ठीक है, दे हैव टू वेक द मासेस, यू नो, एंड मोटिवेटर होना ज़रूरी है बिकॉज दे हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल ऑल्सो। 20th सेंचुरी में कंसेंसस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाइक इंडिया। ठीक है, कंसेंसस बिल्डिंग के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ कमांड एंड ऑर्डर लीडरशिप जो पहले होती थी, इनफैक्ट आज भी आप चाइना वगैरह में देखोगे, नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पे कमांड एंड लीडर ऑर्डर लीडरशिप है। जो लीडरशिप है वो कंसेंशुअल कंसेंसस बेस्ड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो सबके व्यूज़ को जो है ध्यान में रखे। करेज होना चाहिए टू टेक द लीड, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस विच वी विल रीड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एथिक्स। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड कि हम किस क्राउड को या किस हमारा सब्जेक्ट क्या है जिसको हम टैकल कर रहे हैं, एंड हम उन्हीं के इमोशंस के अकॉर्डिंगली उनको टैकल करें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल एंड कल्ट लीडरशिप, पहले क्या था, ट्रेडिशनल या कल्ट लीडरशिप होती थी, लोग आंखें बंद करके फॉलो करते थे। ठीक है, तो देयर शुड बी लीगल एंड रैशनल लीडरशिप जो मोस्टली वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखने को मिलती है। लीगल एंड रैशनल लीडरशिप में क्या होता है ना कि लोग जो हैं अपने लीडर्स को क्वेश्चन भी करते हैं, दे डोंट हेजिटेट फ्रॉम क्रॉस क्वेश्चनिंग देयर लीडर्स बिकॉज दे नो दैट द लीडर हैज़ टू वर्क फॉर देम। Fine, so there is no traditional and cult leadership in Western societies. However, in third world countries and in India, we do have um, lots of example of traditional and cult leadership. Then rationality of leadership do matter. तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए।